हेलो एवरीबॉडी, होप यू डूइंग वेल। आज हमारा सोशियोलॉजी पेपर वन का लेक्चर फर्स्ट है। कल हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपलोड किया हुआ था। तो आज का हमारा लेक्चर है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। पहले मैं आपको बता दूं कि आई हैव नो टीचिंग एक्सपीरियंस व्हाट्सोएवर। मैंने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ाया है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। और धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी में भी। अभी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में हम प्रॉपर एक सेटअप ला के चीज़ों को करेंगे। आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मे बी विद इन अ मंथ हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे। प्रॉपर सेटअप के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऑन कैमरा नहीं बल्कि डिजिटली मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे कुछ। तो लेक्चर वन है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्निटी कैसे आई, सोशल चेंज कैसे आया एंड हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज ए डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन कैसे पैदा हुआ, कैसे एमर्जेंस में आया, वो हम आज चीज़ें करेंगे। वो चीज़ें समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि यूरोपियन सोसाइटी में उस टाइम पे 15 16 17 सेंचुरी में हो क्या रहा था, मतलब वहाँ का सोशल सेटअप कैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थी यूरोपियन सोसाइटी। तो अभी यूरोपियन सोसाइटी 15 16 17 सेंचुरी में यूरोपियन सोसाइटी ट्रेडिशनल थी। इट वाज ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। और इसी दौरान ट्रेडिशनल सोसाइटी थी और स्टैटिक थी। स्टैटिक के मीन्स की स्टेबिलिटी में थी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टैटिक फेज़ ये कैसा था, स्टैटिक फेज़, और डायनेमिक फेज़ फिर कैसे आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिशनल थी, ट्रेडिशनल इन द सेंस कि ये यूरोपियन सोसाइटी थी। इसको उस टाइम पे मोनार्की चला रही थी। चर्च स्टेट को कंट्रोल कर रहा था। सोसाइटी में पेट्रियार्की थी। और रिलीजन प्रोमिनेंट था। मीन्स कि इस चीज़ को हम बोलते हैं इट वाज ट्रेडिशन। ये एक ट्रेडिशन था, ये था ट्रेडिशन यूरोपियन सोसाइटी का 15th टिल 16th सेंचुरी, टिल 1600 AD। ट्रेडिशन, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन, क्योंकि मोनार्की थी, चर्च कंट्रोल कर रहा था सब चीज़ों को, पेट्रियार्की थी सोसाइटी में, मेल डोमिनेंस, और रिलीजन प्रोमिनेंट था। मीन्स कि सारे डिसीजंस वो रिलीजन के अराउंड ही लिए जाते थे। उसके बाद 16th सेंचुरी के बाद आए इंटेलेक्चुअल फोर्सेस। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस फोर्सेस ये हम इन डेप्थ अभी पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल फोर्सेस क्या थे। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस वो फोर्सेस थे जिन्होंने नए आइडिया लाए। दे ब्रॉट न्यू आइडियाज। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस में क्या थे, क्या क्या आया। एक तो आया रेनेसां,
रेनेसां, ये हम डिटेल में अभी आगे करेंगे, मैं आपको अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा आया एनलाइटनमेंट। तीसरा आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। चौथा आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और आया रेफॉर्मेशन। ये आप समझने के लिए फ़िलहाल इसको देखिए, अभी आगे हम एक एक करके इनको समझेंगे ये क्या चीज़ें हैं। ये था ट्रेडिशन, इट वाज स्टैटिक। स्टैटिक means that there was no chaos going on in society, everything was in equilibrium, so static or equilibrium mode, society was in equilibrium mode। तो जब ये आइडियाज़ आए, इंटेलेक्चुअल आए, फोर्सेस आए, इन्होंने सोसाइटी में एक सोशल डायनामिक क्रिएट किया, इन्होंने सोसाइटी को डायनामिक्स दिए। डायनामिक्स मीन्स कि चेंज आया सोसाइटी में। चेंज आया सोसाइटी में, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे चेंज आ रहा है। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस को काउंटर करने के लिए काउंटर रेवोल्यूशनरीज आए। काउंटर रेवोल्यूशनरीज, इनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये इनको क्वेश्चन कर रहे थे मॉडर्निटी की तरफ, ये मॉडर्न आइडियाज़ लेके आ रहे थे, ये क्वेश्चन कर रहे थे इनको, मोनार्की को, चर्च को, पेट्रियार्की को, रिलीजन को, कि सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथों में है, सोसाइटी इन्हीं की हुक्म से चल रही है। मतलब अगर आप तब देखेंगे बुक्स भी, वो भी रिलीजन के सेंट्रलिटी के अराउंड चल रही थी, मतलब पूरा लिटरेचर ही रिलीजन के अराउंड घूम रहा था। मोनार्की सारा कंट्रोल कर रही थी, मोनार्की को असिस्ट करने के लिए चर्च था जो इनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा था। सोसाइटी में पेट्रियार्की थी कि मेल डोमिनेंस थी। काउंटर रिवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने इनको काउंटर करना स्टार्ट किया, या हम इसको काउंटर एनलाइटनमेंट भी कहेंगे और काउंटर एनलाइटनमेंट। अब हम देखेंगे एक एक करके कि ये चीज़ें क्या थी। सोशल स्टैटिक्स और ये सोशल डायनामिक्स। अब हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, ये वाला। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, ये वो फोर्सेस थे जिन्होंने, जो रेस्पॉन्सिबल थे चेंज के लिए। कौन सी चेंज के लिए? आइडियाज़ या थिंकिंग या थॉट प्रोसेस के चेंज के लिए ये फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल थे। फोर्सेस दैट ब्रॉट चेंज इन थिंकिंग और थॉट प्रोसेस और आइडियाज़, ये वो फोर्सेस थे। और इंटेलेक्चुअल फोर्सेस में क्या था? इंटेलेक्चुअल फोर्सेस में रेनेसां था, इसमें देखेंगे हम रेनेसां। रेनेसां था, रेनेसां क्या था? ये आया रेनेसां 1500 AD से लेके 1700 AD तक। रेनेसां के दो पार्ट्स थे। रेनेसां दो, उसकी दो सब ब्रांचेस आई। एक आया सोशल वर्ल्ड में, दूसरा आया जनरल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में, वो हम देखेंगे अभी। एक तो आया एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट किससे आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। दूसरा आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। यहाँ से हमारे सोशल डायनामिक्स
चेंज होने स्टार्ट हो गए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। साइंटिफिक रेवोल्यूशन से हमारा इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुआ, इकोनॉमिक आइडियाज़ रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ निकली, मॉडर्निटी। ये दोनों चीज़ें जब आईं, इस होल आइडिया को हम कहते हैं रेनेसां। इसके सब ब्रांचेस थे, एनलाइटनमेंट जो सोशल वर्ल्ड में थे, आइडियाज़ में थे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो इकोनॉमिक्स में आए, इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग में चेंजेस आए, वो आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। और इन दो चीज़ों से मिला के मॉडर्निटी आया। और मॉडर्निटी से क्या आया? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे? जो इन आइडियाज़ को रेजिस्ट कर रहे थे कि सोसाइटी में डिस्टेबिलिटी आ रही है, सोसाइटी केओस में है, ये नए आइडियाज़ लाकर आपने सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर दिया है। और आए रेडिकल्स, जो इन आइडियाज़ को धिक्कार रहे थे। इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन दोनों को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। आप इस समझने के लिए, आप ये अभी नोट डाउन मत करो, आपको मैं अगर फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट करूँगा, मेरे अपने नोट्स हैं, मैं उनका पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूँगा। अभी के लिए आप समझने के लिए कुछ रफली आप नोट करते रहें, ठीक है। तो रेनेसां क्या था? It was a movement marked by the birth of humanism and secularism. सोसाइटी में जन्म हुआ ह्यूमैनिज्म का और सेक्युलरिज्म का। अभी तक ये आइडिया सोसाइटी में था ही नहीं, यूरोपियन सोसाइटी में। सारा कंट्रोल मोनार्की के पास था, चर्च के पास था, सोसाइटी में पेट्रियार्की थी, रिलीजन था, इनइक्वालिटी थी। अब आइडियाज़ आए नए कि नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए, मोनार्की ही क्यों कंट्रोल करे स्टेट को, ये आइडियाज़ आए। रिलीजन ही डोमिनेंट क्यों हो, फ्री थिंकिंग होनी चाहिए, हम रिलीजियस थिंकिंग से दब रहे हैं, तो हमारे फ्री विल होनी चाहिए कि हम जो चाहें वो करें। रेनेसां ये था, इट वाज अ मूवमेंट मार्क्ड बाय द बर्थ ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड सेक्युलरिज्म। मतलब ये देवर दिस वाज द आइडिया दैट वेर मूविंग पीपल अवे फ्रॉम द गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। पहले क्या था, अर्लियर क्या था, एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड गॉड। पॉलिटी में मोनार्की थी, इकोनॉमिक्स में फ्यूडलिज्म था, सोसाइटी में पेट्रियार्की थी, मतलब सेंट्रलिटी गॉड के अराउंड ही थी, होली एंड सोली। तो ये चीज़ें थी। अब है हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या हुआ? ये वो मूवमेंट थी विच वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एडवेंट ऑफ रैशनैलिटी, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन इन द नेचुरल स्पेस। नेचुरल स्पेस में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड रैशनैलिटी इन द नेचुरल स्पेस। नेचुरल स्पेस में जो रैशनैलिटी आने लगी थी, लॉजिक से लोग देखने सोचने लगे थे, ऑब्जर्व करने लगे थे नेचुरल स्पेस में चीज़ों को, उसको हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। एनलाइटनमेंट क्या था? अगर आपको क्वेश्चन भी आए ना, आपने ऐसे ही बिल्कुल बनाने, एक एक चीज़ को आपको हल्का हल्का सा डिफाइन करके
पूरा कंक्लूड करना है आंसर अच्छे से, जिस तरीके से एग्जामिनर को लगे कि नहीं इसको बंदे को पता है करना क्या है। ये भी सेम है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड रैशनैलिटी, बट इन सोशल वर्ल्ड में यहाँ क्या था, नेचुरल स्पेस, यहाँ पे सोशल वर्ल्ड में जो लॉजिक था ऑब्जर्वेशन का, वो चीज़ें वो आनी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में सोशल वर्ल्ड को फिक्स करने के लिए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स को फिक्स करने के लिए ये ट्रेडिशन को क्वेश्चन कर रहे थे। ये फॉर एग्जांपल जॉन लॉक थे, रसो थे, हॉबीज थे, वॉल्टेयर थे। इन लोगों ने जॉन लॉक, रसो, हॉबीज, वॉल्टेयर, इन लोगों ने ट्रेडिशन को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इनने कहना स्टार्ट कर दिया कि मोनार्की ही क्यों चलाए, पीपल शुड इलेक्ट द हेड, पीपल शुड इलेक्ट द रूलर। इनने वो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। इकोनॉमी में किसने कहा, इकोनॉमी में एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि मर्केंटलिज्म से हट के हमको लेज़र इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। कि मतलब मर्केंटलिज्म से जो स्टेट कंट्रोल्ड होती है, हमको फ्री इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। मर्केंटलिज्म टू लेज़र इकोनॉमिक्स, ये था आइडिया किनका, एडम स्मिथ का। ये पॉलिटिक्स में बोल रहे थे कि मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए। इकोनॉमी मर्केंटलिज्म से फिर कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हुई, मतलब फ्री इकोनॉमी। कैपिटलिज्म आपको पता होगा कि इट इज़ फ्री इकोनॉमी, इसमें कंट्रोल पार्शली होता है, मतलब इकोनॉमिक्स पीपल आर फ्री टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, मतलब हल्का सा ये कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल रहता है लेकिन ना के बराबर। इसी दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आई। ये दो चीज़ें, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से आई है। इसमें आइडियाज़ आए, फिलॉसफी आई, फिलॉसफी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, सेक्युलरिज्म की, जेंडर इक्वालिटी की। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मास प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हुई, चीज़ें और फ्रीली बननी शुरू हुई, डिवीजन ऑफ लेबर में एफिशिएंसी आने लग गई, एफिशिएंसी इन DOL, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मैंने थोड़ा से टिडबिट्स आपको कल दे ही दिए थे। मतलब अभी के लिए जो जॉब्स, जो लेबर का काम किसी एक पर्टिकुलर तबके का था, अब वो फ्रीली कोई भी इख्तियार कर सकता है। अब वो कोई भी अपना सकता है कोई भी जॉब, मैकेनिकल बी इट, अदर काइंड ऑफ लेबर वर्क, कोई भी ये चीज़ें इख्तियार कर सकता है, अपना सकता है। ब्यूरोक्रेसी आई, ब्यूरोक्रेसी तो आपको पता ही है। स्टैंडर्डाइजेशन आया ऑफ प्रोसेस,
मीन्स कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस की कौन सी प्रोसेस कैसे होगी उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग्स होने लग गए। कौन सी चीज़ कैसे मैन्युफैक्चर होगी ये इसी में नहीं है, इकोनॉमिक्स में ही पूरा स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरोक्रेसी में आया, हर किसी एलिमेंट में आया। तो ये चीज़ें थी। इसको आप एज अ होल लेना, फिर इसको आप ना एक बार ही आप अभी समझो, फिर एज अ होल आप इसको पढ़ना, फिर आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी कि हो क्या रहा था और हो क्या रहा है। फिर क्या आया था हमारा मॉडर्निटी, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे मॉडर्निटी आई थी। फिर मॉडर्निटी इन दोनों की वजह से, रेनेसांस की वजह से मॉडर्निटी आई थी, एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से मॉडर्निटी आई थी। तो मॉडर्निटी, व्हाट इज़ मॉडर्निटी, क्योंकि हमको पढ़ना भी यही है कि मॉडर्निटी आई कैसे यूरोपियन सोसाइटी में और सोशल चेंज कैसे आया, सोशोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ एज अ सब्जेक्ट। मतलब तब तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि सोसाइटी को भी कोई पढ़ेगा, तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि उस टाइम के इंटेलेक्चुअल्स को ये सोचना पड़ा कि कोई सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को पढ़ सके। मॉडर्निटी आई, ये वो एरा था, एन एरा कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ democracy, individualism, secularism, capitalism, industrialism। मतलब सारे इज़म जो हमने पीछे पढ़े हैं वो ये उनका एक क्रक्स था मॉडर्निटी। बी इट इन सोशल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड, मॉडर्निटी was a whole of both scientific revolution, enlightenment, French revolution and industrial revolution। it was a result of all those which I have discussed। ठीक है। और मॉडर्निटी से क्या हुआ, अब मॉडर्निटी तो आ गई, मॉडर्निटी से क्या हुआ, मॉडर्निटी से एक चीज़ हुई, केओस आया, डिसरप्शन हुआ सोशल ऑर्डर में। आप बोलेंगे कैसे, मैं बताऊंगा। सोशल ऑर्डर, केओस आया सोसाइटी में, डिसरप्शन ऑफ सोशल ऑर्डर आया। मतलब जब मैं किसी एक स्टैटिक चीज़ को जो चलती आ रही है सदियों से, मैं उसको क्वेश्चन करने लग जाऊँ, मैं रेजिस्ट करने लग जाऊँ, तो केओस तो आना ही है। उससे क्या होगा, सोसाइटी में डिसरप्शन आएगा, सोशल ऑर्डर में डिसरप्शन आएगा। अभी तक सोशल ऑर्डर क्या था, मोनार्की चला रही थी, हाँ सब मान रहे थे, चलो ठीक है मोनार्की है, चलो पेट्रियार्की थी, चलो सब मान रहे थे पेट्रियार्की है। अब क्या हो रहा है, अब केओस आ रहा है, अब हर कोई क्वेश्चन कर रहा है इस चीज़ को। अब हर कोई ये बोल रहा है कि हमको फ्री इकोनॉमिक्स चाहिए, फ्री इकोनॉमी चाहिए। अब हर कोई ये बोल रहा है कि नहीं, हमको लॉजिक से, रैशनैलिटी से, ऑब्जर्वेशन से ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना। हर कोई फ्यूडलिज्म के खिलाफ था, इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे हर कोई। तो सारे तो इसके एडवोकेट्स नहीं थे, कुछ तो कंजर्वेटिव्स भी थे ना, जिनके हमने बारे में हमने बात की है, कंजर्वेटिव्स जो ये चाहते थे कि जो पिछला सेटअप है स्टैटिक सेटअप, इक्विलिब्रियम मोड जो था वही रहे। क्योंकि ये बोलते थे कि अगर ये चेंजेस आई, इससे सोशल ऑर्डर में डिसरप्शन आएगी, केओस आएगा। ये कंजर्वेटिव्स कौन थे, फॉर एग्जांपल एडमंड बर्क, लुई डी बोनाल्ड, डरखीम, ईमाइल डरखीम, ये आपको आगे पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। जे डी माइस्टर, ये थे कंजर्वेटिव्स।
और ये क्यों ये सब बोल रहे थे ये भी हम आगे करेंगे। फिर उन्होंने एक स्टैंड बनाई थी लास्ट में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, वो हम आगे आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आप ये इस पर ध्यान मत दो, और ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो अगर रखोगे भी ये आ जाएंगे, फिर जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना तब आपको आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डरखीम ने क्या बोला, डरखीम ने क्या बोला इस केओस के रिलेटेड, जो ये मॉडर्निटी आ रही थी, वो ख़िलाफ़ नहीं थे इस चीज़ के कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ख़िलाफ़ थे इस चीज़ के कि इससे सोशल ऑर्डर डिसरप्ट हुआ है, नॉर्म्स डिसरप्ट हुए हैं, जो नॉर्म्स चलते आ रहे हैं नॉर्म्स डिसरप्ट हुए हैं। सुइसाइड रेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं इस चीज़ से, मॉडर्निटी से, क्योंकि मास प्रोडक्शंस हो रही थी, स्लम्स बन रहे थे, या माइग्रेशंस हो रही थी विलेजेस टू सिटीज़, या जहाँ पे फैक्ट्रीज़ बन रही थी वहाँ पे मतलब उनका हाइजीन लेवल जहाँ पे वो रह रहे थे वो वर्कर्स, हाइजीन लेवल भी उतना नहीं था, और उससे सुइसाइड रेट्स भी बढ़े, डिवोर्स रेट्स बढ़े, क्योंकि सेपरेशन था, बीवी घर पे थी वो फैक्ट्री में थे और 24 घंटे वहाँ रहना पड़ता था, क्राइम्स भी बढ़ने लगे। ये डिसरप्शन आई थी, डरकheim इसी को क्वेश्चन कर रहे थे। ही वॉज कंसर्न्ड फॉर सोशल ऑर्डर, ये सोशल ऑर्डर को की नज़र में इसको देख रहे थे कि इससे ये चीज़ें हो रही हैं, सोशल डिसरप्शन आ रहा है, मीन्स के हाई सुइसाइड रेट्स। इस पे इन्होंने थ्योरी भी दी है, फिर बाद में वो हम करेंगे आगे। डिवोर्स रेट्स, हाई डिवोर्स रेट्स, क्राइम रेट्स, इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स। फिर इन्होंने कहा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा डिसरप्शन ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल नॉर्म्स और ऑर्डर puts individuals in a state of एनोमी। अब ये एनोमी क्या है, अब ये एनोमी क्या है, सोशल ऑर्डर क्या था अभी, सोशल ऑर्डर मैंने आपको बोला कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था, फिर सोशल डिसऑर्डर आया। सोशल डिसऑर्डर क्या था, सोशल डिसऑर्डर ये चीज़ें, हाई सुसाइड रेट्स, हाई डिवोर्स रेट्स, क्राइम रेट्स इंक्रीज हुए, स्लम्स ज़्यादा बढ़ने लगे, क्राइम ज़्यादा बढ़ने लगा। अब इन्होंने कहा जब सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स डिसरप्ट होते हैं, ये इंडिविजुअल को एक स्टेट ऑफ एनोमी में लेके आते हैं। अब एनोमी है क्या, अब हम एनोमी को देखेंगे। एनोमी ये हमें आगे भी करना है, लेकिन अभी के लिए आप समझोगे, आपको ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहेगा कि एनोमी थी क्या। ये है a phase of lack of regulation on the lives of lives or desires of individuals। लैक ऑफ रेगुलेशन मीन्स कि अब जो इंसान था वो कुछ भी सोच सकता था, वो कुछ भी कर सकता था, उसकी फ्री विल थी, इंडिपेंडेंट था, उसको किसी चीज़ का नॉर्म्स की न पड़ी थी, न रूल्स की पड़ी थी, न सोसाइटी की पड़ी थी। अब मॉडर्निटी की वजह से वो फ्रीली सोच रहा था, और जब ये सब चीज़ें होती हैं उससे क्राइम्स बढ़ते हैं। मैं जो चाहे करूँ, मेरे को नॉर्म से नहीं, अभी वो नॉर्म से डर रहा था, अभी वो जो मोनार्की थी उससे डर रहा था, जो सोशल ऑर्डर था उस टाइम का स्टैटिक ट्रेडिशनल, उससे डर रहा था कि मैं अगर एलिनेट हो जाऊंगा अगर मैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ करूंगा कुछ। अभी तो उसके पास रेगुलेशन नहीं है, अभी वो फ्री विल में, मॉडर्निटी आई है, उसने मॉडर्निटी देखी, आइडिया देखा है आते हुए, तो उससे क्या होता है इंडिविजुअल के लाइफ में एक लैक ऑफ रेगुलेशन पैदा हो जाती है।
या उसकी डिज़ायर्स पे लैक ऑफ रेगुलेशन आ जाती है। उससे ये सब चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं एनोमी। लैक ऑफ सोशल ऑर्डर, इससे लैक ऑफ सोशल ऑर्डर आता है बाद में, ठीक है ना। कंजर्वेटिव्स मतलब जो फॉर एग्जांपल डिबोनाल्ड थे, डिबोनाल्ड, अभी हमने डरखिम का देखा, डिबोनाल्ड एंड डी माइस्टर। इनने क्या बोला, इनने कहा आप अगर लोगों को रूलर चूज़ करने दोगे तो वो एक मोबोक्रेसी बन जाएगी, कि जैसे कि मॉब्स रूलर को ये बना रहे हैं, जैसे कि मॉब रूल कर रहे हैं, ठीक है ना। लेटिंग पीपल, रिमेंबर ये थे कंजर्वेटिव्स, ये भी था कंजर्वेटिव्स, ये यहाँ से आप देखो ये कंजर्वेटिव्स थे, ये उसके खिलाफ थे जो ना नए चेंजेस आने लग गए थे। ये कहते हैं कि लेटिंग पीपल चूज रूलर विल कॉज मोबोक्रेसी, मतलब एज इफ द मॉब्स आर रूलिंग। मोबोक्रेसी का मतलब वही है। अब कौन आए, रेडिकल्स। रेडिकल्स में कौन था, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, उनने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वर्क एंड वर्कर्स की डिग्रेडेशन हुई है। मीन्स कि हाइजीन का ख्याल नहीं है वर्कर्स का, उनको पता नहीं, सुबह जाते हैं शाम के 10 बजे वापस आते हैं, ना फैमिली पे ध्यान दे पाते हैं, और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का हाइजीन अच्छा नहीं है, वहाँ की कंडीशंस, वर्क प्लेस की कंडीशंस अच्छी नहीं है, कोई लॉज रूल्स नहीं है वर्कर्स को लेके, कोई सिक्योरिटी नहीं है वर्कर्स को लेके। उनने कहा कि इससे डिग्रेडेशन ऑफ वर्क हुआ है, वर्क हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ वर्कर्स हुआ है, इससे कमोडिटी फैटिशिज्म हुआ है। कमोडिटी फैटिशिज्म का मतलब कि एज इफ, अगर मेरे पास ये चीज़ है अगर मेरे पास ये पेन है तो मैं पेन को देख रहा हूँ एज इफ इट इज़ सम गॉडली फिगर। मैं इसके पीछे के एफर्ट्स को नहीं देख रहा कि इसमें लेबर का भी हाथ है जिसने इसको बनाया है। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता जिन्होंने इस चीज़ को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। इट एज्यूम्स अ सम गॉडली वर्चूज़, ठीक है ना, मेरे लिए या आम इंसान के लिए। तो कमोडिटी एक फैटिश बन जाती है। तो वो हो गया कमोडिटी, ये इसको हम आगे करना है और डिटेल में। और इससे एलिनेशन आती है। एलिनेशन, एलिनेशन मतलब इंसान एलिनेट होता है, दूर होता है किससे, ये हमें आगे भी करना है लेकिन अभी के लिए मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट से, जो ये प्रोडक्ट बना रहा है उससे दूर हो जाता है, क्योंकि बना ये रहा है, बेच कोई और रहा, मालिक उसका कोई और है, ठीक है। बना ये रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट कोई और लेके जा रहा है। खुद से, सेल्फ, क्योंकि इसको, ये एक, मतलब इसको पता नहीं रहता कि मैं प्रोसेस में हूँ क्या, मैं कर क्या रहा हूँ इस प्रोसेस में, जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें मैं कर क्या रहा हूँ। जिससे, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट की अपनी एक, प्रोडक्ट एज्यूम्स इट्स ओन इम्पोर्टेंस एज इफ इट वाज अ गॉड मोर देन द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो खुद से भी एलियनेशन फील करता है वर्कर, या फेलो वर्कर से एलियनेशन, मीन्स कि जो इसके साथ काम कर रहे हैं, मैं ग्रेडिंग में काम कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग में काम कर रहा हूँ, मेरा काम है ये कैप इस पेन पे लगाना, मैं ये पेन पे लगा रहा हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। मेरे साथ में जो बंदा है उसका काम है वो इस पे ये इंक लगा रहा है, मतलब ये ब्रांडिंग कर रहा है, वो उस साइड में कर रहा है, मैं उसके साथ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ।
मैं उसके साथ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। मैं अपने काम में लगा हूँ, वो अपने काम में लगा है। मीन्स कि फेलो वर्कर से भी एलिनेशन होने लगा है मुझे, और कंप्लीट प्रोसेस से भी मुझे पता ही नहीं ये प्रोसेस है किस लिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है ये कैप लगाना पेन पे, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं प्रोसेस में होने क्या जा रहा है, प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये चीज़ें थी। तो इसको आपने समझना है राइट फ्रॉम स्टार्ट। आपने इसको समझना है राइट फ्रॉम स्टार्ट। आप अगर इसको समझेंगे तो आपको आसानी होगी। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, ये जो सोशल ऑर्डर था, ये जो सोशल ऑर्डर था जो अभी स्टेबल था पहले, इसमें चेंजेस आने लग गए। चेंजेस ड्यू टू इंटेलेक्चुअल फोर्सेस। यहाँ से क्या आया, रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ रिएक्शनरी फोर्सेस और काउंटर एनलाइटनमेंट। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, या इसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। यहाँ से रिएक्शन आया किनका, सोशल ऑर्डर। यहाँ से रिएक्शन आया किनका, काउंटर एनलाइटनमेंट का, जो एनलाइटनमेंट को काउंटर कर रहे थे। इससे क्या हुआ, जिनकी रेजिस्टेंस आई वो चेंज आ रहे थे। अब लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स में से कुछ ने कहा कि ये हो क्या रहा है सोसाइटी में। अगर पहले स्टैटिक फेज में थी चीज़ें, अभी ये क्या हो रहा है। मान लो अगर पहले ट्रेडिशन था यूरोपियन सोसाइटी का, यूरोप का, वो स्टैटिक फेज में था। यहाँ से चेंज आना लग गया, यहाँ से काउंटर एनलाइटनमेंट आने लग गया। यूरोपियन सोसाइटी, ये भी यूरोपियन सोसाइटी, ये मॉडर्निटी है, ये ट्रेडिशन है। तो इससे केओस पैदा हो रहा है ना। ये डायनेमिक फेज है, ये स्टैटिक फेज है, ये डायनेमिक फेज है। क्योंकि यहाँ से चेंजेस आ रही हैं। डायनेमिक्स मीन्स चेंजेस आ रही हैं, स्टैटिक मीन्स कि इट वाज सेम फ्रॉम लास्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना। उससे क्या हुआ, अब इंटेलेक्चुअल्स ने बोला कि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इस केओस, इस सोशल डिसऑर्डर को पढ़ सके, समझ सके। ठीक है ना। व्हाट वी नीड अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी at large, or to study the dynamics of society। क्या हुआ, यहाँ पे जो इनने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि ये कैसे सोसाइटी है हमारी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसा सोशल ऑर्डर है। अब हमें सोशल ऑर्डर को पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है, तो हमें टू स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डायनेमिक्स को समझने के लिए, सोशल ऑर्डर समझने के लिए, सोशल ऑर्डर और एंड डिसऑर्डर को समझने के लिए, मॉडर्निटी एंड इट्स फॉलआउट्स। मतलब मॉडर्निटी से कौन कौन से नेगेटिव चेंजेस आए उसको समझने के लिए। तीसरा, डायनामिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट एंड काउंटर एनलाइटनमेंट।
एनलाइटनमेंट और काउंटर एनलाइटनमेंट के डायनेमिक्स को समझने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। मॉडर्निटी और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को समझने के लिए हमको एक सब्जेक्ट चाहिए। कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों को समझ सके। सोशल ऑर्डर जो था या डिसऑर्डर जो आया है उसको समझने के लिए हमको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है जिससे पैदा हुई सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का जन्म यही हुआ था। हमारे चैप्टर का नाम भी यही था। पहले हमने कहा कि मॉडर्निटी कैसे आई वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सोशल चेंज कैसे आया, सोशल चेंज भी हमने कहा कि ये आइडियाज़ आए, ये वगैरह इंटेलेक्चुअल फोर्सेस ने ये बोला, रेनेसां ने ये बोला, ये वगैरह। एनलाइटनमेंट आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। हमने एक करके हर नुक्ते को डिफाइन करके समझाया है आपको। मॉडर्निटी आई, फिर काउंटर रेवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने क्या बताया, उनके कंसर्न्स क्या थे, लास्ट में हुआ क्या। इस सारे केओस को समझने के लिए, इस सोशल ऑर्डर या डिसऑर्डर को समझने के लिए, इस सोसाइटी के डायनेमिक्स को समझने के लिए, मॉडर्निटी को समझने के लिए जो आ रही थी और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जो क्राइम रेट्स बढ़ रहे थे, वो हो रहा था, ये हो रहा था, उसको समझने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत थी जो थी सोशियोलॉजी। इसी की वजह से जो हमारा चैप्टर का नाम है लास्ट वाला, ये चेंज इन यूरोप एंड द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का एमर्जेंस कैसे हुआ है। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का उतना, क्योंकि मैं पहली बार शायद लाइफ में किसी को पढ़ा रहा हूँ और अभी मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है, प्रॉपर सेटअप भी नहीं है जिससे मैं आपको अच्छे से डिजिटली पढ़ा सकूँ। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, दैट टू इस तरीके से। प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर अ वाइल, जब तक मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ इन सब चीज़ों का जिससे आप अच्छे से इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। मैं आपको ना सिंपल बेसिकली मैं आपको लाइन बाय लाइन बुक से नहीं पढ़ा रहा। मतलब ये बुक है, अगर आप इसको देखेंगे, अगर अब मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको सिंपल सी क्रक्स जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने लग जाऊँगा तो आप बोलोगे मुझे ये भी याद रखना है, ये डेट भी याद रखनी है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी लाइन बाय लाइन आप ये करते जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है। मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को एज़ अंडरस्टैंडेबल बनाऊँ जितना मुझसे हो सके उतना। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, होप यू विल लाइक इट। अभी मैं थोड़ा इनिशियल फेज़ में हूँ, आगे आगे मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों से तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं कहता नहीं हूँ वैसे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू इट प्लीज़, सो दैट कि आई गेट द ड्यू। बाकी यही सब है, आप इसको देखें। हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे विद इन नेक्स्ट 45 डेज़। ये मेरा टारगेट है। उससे अगर 5-10 दिन उधर भी चला गया तो कोई इशू नहीं है, हम इसको कंक्लूड करेंगे। और मैं आज आया हूँ, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, तो मैं फिर भी कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर अ वाइल। थैंक यू वेरी मच।